हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीरीज ऑफ इनफर्टिलिटी वीडियोस। जी हाँ, अब मैं एक सीरीज ऑफ इनफर्टिलिटी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी के होते हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किस टाइम पे एक डॉक्टर को और एक गायनेकोलॉजिस्ट को और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अप्रोच कर लेना चाहिए, यानी उनको दिखा लेना चाहिए और लेट नहीं करना चाहिए। और इनिशियली डॉक्टर जो होता है वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन किया जाता है और इनिशियल क्या इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आके क्या मैनेजमेंट किया जाता है। मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी आने वाली वीडियोस में। ये वीडियोस यूजुअली मैं हर ऑल्टरनेट डे या एवरी थर्ड डे पोस्ट किया करूँगी, सो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत ज़्यादा फीमेल्स आजकल जो है इसकी शिकार हो रही हैं। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं और कब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स या जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कितने टाइम के बाद दिखा लेना चाहिए एक डॉक्टर को। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जो है आपकी शादी जल्दी हुई हो चाहे लेट हुई हो, एक टाइम पीरियड होता है सर्टेन जिसमें अगर आप हस्बैंड के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखते हैं और फलाना ड्यूरेशन के लिए, जो कि मैंने बताया है अपनी पिछली वाली वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए प्रेगनेंसी का। अगर उस ड्यूरेशन में नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को अप्रोच करना ज़रूरी है। वो कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, और उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करें। तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते ही सबसे पहले हम जानते हैं कि वजह क्या होती है इनफर्टिलिटी की। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक होता है फीमेल इनफर्टिलिटी, एक होता है मेल इनफर्टिलिटी। हमेशा एक फीमेल या महिला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इनफर्टिलिटी के। आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, उसके कॉजेज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक मेल और एक फीमेल दोनों को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर केस में फीमेल में ही प्रॉब्लम्स नहीं निकलती, कभी कभार मेल में भी निकलती हैं और कभी कभार दोनों में भी निकल सकती हैं। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल्स नहीं बता पाती, या कुछ प्रॉब्लम्स मेल्स को होती हैं जो वो नहीं बता पाते और डॉक्टर के सामने वो खुल के बता सकते हैं। तो हमेशा मेल और फीमेल को जाना ज़रूरी है, क्योंकि साथ में एग्जामिनेशन हो जाए, साथ में टेस्ट हो जाए, साथ में हिस्ट्री हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अभी हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारी वजह होती हैं। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले क्या क्या वजह होती हैं। पहली वजह होती है ओवेरियन कॉज, यानी अंडेदानी में शिकायत। इसमें बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे आप बहुत लोगों को पीसीओडी होता है ना, जिसको सुना है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे पीसीओएस कहते हैं, वो भी एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। या आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, ये भी एक कॉज होता है। या आपकी एज ज़्यादा है तो पुअर ओवेरियन क्वालिटी है, वो भी एक कॉज हो सकता है। या फिर आपको कोई सिस्ट है, वो भी एक कॉज हो सकता है। या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगी किसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो जाती है, तो वो सब भी एक बहुत मेजर कॉज हो सकते हैं। या आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है जिसमें ओवरीज निकल गई, या कोई रेडिएशन या कीमोथेरेपी हुई है, तो ये सब भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो ओवेरियन इनफर्टिलिटी कराते हैं। दूसरा कॉज आता है ट्यूबल इनफर्टिलिटी। ट्यूबल इनफर्टिलिटी में क्या होता है, जो ओवरी से जो अंडा होता है वो ट्यूब्स में आता है, फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, और वहीं फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म्स के साथ। अगर ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड हैं
या इन्फ्लेम्ड है मतलब इन्फेक्शन हुआ है, सूजी हुई है, या पानी भर गया है जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, या किसी वजह से ट्यूब्स जो है आपकी निकाली गई है पहले कोई सर्जरी की वजह से, या कोई और कॉज है कि चिपकी हुई है पीछे जिसकी वजह से वो ओवम को नहीं ले पा रही है या स्पर्म को ट्यूब्स तक नहीं पहुंचा पा रही है, उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है या स्पर्म्स का ओवम से, तो वो कहते हैं हम ट्यूबल इनफर्टिलिटी। तीसरी आती है ओवेरियन कॉज के बाद ओवेरियन और फेलोपियन ट्यूब के कॉज के बाद आता है यूट्राइन इनफर्टिलिटी। यूट्राइन मतलब यूट्रस, जहाँ पे गर्भाशय जैसे कहते हैं, जहाँ पे जो एग होता है जो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, वो जाइगोट बनाता है और फिर वो जाइगोट जो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, जो कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है यानी ट्यूबरक्लोसिस रहा है या कोई एडहेशन है, चिपका हुआ है या जाल बना हुआ है, या यूट्रस में कोई बनावटी कमी है या यूट्रस है ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, या प्रायर बहुत सारी डीएनसीज हुई हैं जिसकी वजह से जो है एम्ब्रियो जो हमारा बना फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं चिपक पा रहा है, उसे हम यूट्राइन कॉजेस कहते हैं, तो उनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे होते हैं सर्वाइकल कॉज और वजाइनल कॉज, या फिर आपकी सर्विसाइटिस है या वजाइनाइटिस है जिसे हम पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है यानी बनावटी कमी है, या फिर कोई और सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं जिसे हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पर्म्स या स्पर्म्स के सीमेन के अगेंस्ट बनाती हैं। तो ये सब भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अदर देन दैट हमारे पेल्विक कॉजेज होते हैं, जैसे पेल्विक में कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपका सिस्ट है, या फिर आपका कलेक्शन है, या इन्फेक्शन है, या एडहेशन है। ये बहुत सारे पेल्विक कॉजेज भी हो सकते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस वगैरह में हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ होती है कि आपका जो है बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं है, यानी या तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जिसे हम कहते हैं, जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी पे जाते हैं, जो कि दोनों ब्रेन के ऑर्गन्स हैं, और फिर वो पिट्यूटरी से एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज, इन सब पे एक्ट करते हैं और उसके बाद हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर उन हार्मोनल इश्यूज है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, या फिर एप्ला सिंड्रोम है, या फिर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या कोई और ऐसी मेटाबॉलिक बीमारी है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये सब जो हमने ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इन सब की बात की है, वो सब नॉर्मल होने के बावजूद अगर आपकी बॉडी अंदर से फिट नहीं है तो वो भी एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि फीमेल्स की इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, और इन कॉजेस को हम डिटेल में जानेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। तो एक डॉक्टर के लिए, एक ह्यूमन के लिए, एक पेशेंट के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिससे फीमेल इनफर्टिलिटी होती है या मेल इनफर्टिलिटी होती है, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है, मतलब सबसे पहले टेस्ट क्या करा जाएंगे, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है, योगा करो, मेडिटेशन करो, बॉडी हेल्दी रखो, अच्छा खाओ, ये सब एक नॉर्मल एडवाइस दी जाती है। और हमेशा कहा जाता है कि हैप्पी रहना चाहिए एक कपल को। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखाती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी लाइफ।